हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, जिसे आप इलाहाबाद, कुछ बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ और बीएससी बायो के लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ बच्चों ने वो कमेंट भी किया, सर बीएससी मैथ ज्वाइन। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बच्चे थोड़े से कम हैं, लेकिन जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। और उनको जो उन बच्चों ने हमारे लिए, जिन बच्चों ने हमें उत्तर दिया कि सर हम ये करना चाहते हैं, तो बच्चे एक हो या दो, उनकी तैयारी करवाना हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए बच्चों हम बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर्स ढूंढ के, जिससे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर और भी बुक से क्वेश्चन मटेरियल तैयार कर रहे हैं। उसी में से हम आज एक पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे छोड़कर चले आते हैं। फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन तो हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री छोड़ के चले आते हैं। घबराइएगा मत, मैथ भी आएंगे और फिजिक्स भी आएंगे, लेकिन आज पहले हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप बायो के हैं, मैथ के हैं, दोनों के लिए केमिस्ट्री सेम ही है, क्योंकि केमिस्ट्री आएगी दोनों में, और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से प्रीफर किए गए हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर को बिना आगे बढ़ाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि F2O के ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऐसे तो मैंने यहाँ पे करके बताया, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है F2O में हम लोग को ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीजन की पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश न हो, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश न हो तो इस टोटल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। इसको निकालने का जो नियम है, ठीक है, अगर चार्ज रहेगा तो टोटल का 1 आ जाएगा, जितना चार्ज प्लस रहेगा तो 1 आ जाएगा, +2 रहेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालते कैसे हैं, तो जैसे देखिए F2O3 है, इसको हमने ऑक्सीजन का बोला है, तो ऑक्सीजन का हम X ले लेंगे। ऑक्सीजन के क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। ठीक है, सॉरी मैं फिर से कर देता हूँ। ऑक्सीजन का हम क्या ले लेंगे, X ले लेंगे, और प्लस, उसमें प्लस करते हैं क्या, अब इसमें 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है लिख देंगे, जितने अणु रहेंगे उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल, क्योंकि F2O के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो X -2 = 0, तो X = -2। हम ज़्यादा आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि देखिए आप पढ़े हुए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री मैथ, और एक ही चीज़ दोबारा पढ़ने में मन लगता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2 तथा निकिल +2 में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक बार पूछा जाता है कि किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक या सबसे कम भी पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, एक बार हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण किसका कम होगा, किसका अधिक होगा, इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है, तो देखिए जिसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीज Fe2+, तो जिसमें देखिए, इसका पहले का आंसर नहीं बताया, पहले का आंसर क्या आया 2, अच्छा ये -2 था ना, इधर प्लस हो गया, तो +2 आंसर सी वाला है। 51 का सी, उसमें टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि जिसमें और जिस धातु में या अधातु में जो भी तत्व है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वही क्या होगा हमारा, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, Mn2+ में क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिसके कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक होगा। अब देखिए तीसरा, निम्न में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन है। अब क्षारीय ऑक्साइड ये क्या पूछ दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखिए हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के, अगर आपने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है तो मैं ऐसे ट्रिक वाइज बता रहे हैं, जिससे कि आपको सारे रिमेंबर होते जाएंगे। अब देखिए क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, तो देखिए क्षारीयता किसी ऑक्साइड की
ऑक्साइड की, पहले तो आपको ये पता है ना कि धातु बनाते हैं क्षारीय ऑक्साइड, धातु क्या बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। और अधातु बनाते हैं क्या? अधातु बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए जिस धातु की, अब क्या पूछा है यहाँ पे हम लोग, क्या पूछा है? किस निम्न में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? अब सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑक्साइड की क्षारीयता का क्रम, ऑक्साइड की क्षारीयता, ऑक्साइड की क्षारीयता क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? धातु पर उपस्थित आवेश के। अर्थात जिस धातु के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा उसकी क्षारीयता उतनी कम होगी। क्या होगी? उसकी क्षारीयता उतनी कम होगी। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कहाँ गया? तो निम्न सबसे कम क्षारीय कौन होगा? सबसे कम क्षारीय BeO होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए लिथियम के ऊपर एक आवेश होता है, सोडियम के ऊपर एक आवेश होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +1 आवेश होता है, लेकिन बेरिलियम के ऊपर +2 आवेश होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या पूछा था, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या ही पूछ रहा है। तो अगर आप ऐसे निकालने जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह एक उपसंयोजी यौगिक है। अब जब यह एक उपसंयोजी यौगिक है, इसमें क्या है? ये केंद्रीय धातु है Fe, और CO5 क्या है? लिगेंड है। तो हम जानते हैं कि CO5 क्या है? CO5 का होल ट्वाइस क्या है? CO5 का होल ट्वाइस एक उदासीन लिगेंड है। क्या है? उदासीन लिगेंड है। अर्थात FeCO5 ये 0 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे हमें Fe का निकालना है, तो F हो गया Fe(x) और 5 के CO5 कितने हैं? CO5 5 हैं। हम जाते हैं CO5 उदासीन लिगेंड, अच्छा इसके ऊपर आवेश कितना होता है? 0 = 0, तो x = 0, अर्थात Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? 0। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अणु के लिए अष्टक नियम लागू नहीं होते? तो ये तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे अष्टक नियम लागू नहीं होता। अष्टक नियम का अपवाद में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, मतलब सबसे फेमस अपवाद कौन सा है? बेरिलियम का। बेरिलियम क्लोराइड भी दे देता है। देखिए बेरिलियम से संबंधित कोई भी तत्व आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो अष्टक नियम का अपवाद रहेगा। जैसे आपको BeCl2 दे दे, BeH2 दे दे, तो ये क्या है? ये जो हमारा ये क्या है? अपवाद है अष्टक नियम के। ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें देखिए अब ये अपवाद क्यों है, ये भी कुछ बच्चे पूछेंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ये अपवाद है क्यों आखिरकार। तो यहाँ पे देखिएगा बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो हमारा अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी स्थायी कब होता है? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको तो स्थायी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन से BeH2 हाइड्रोजन से या BeCl2 क्लोरीन से क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है? अष्टक नियम का विरोध कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए अब पूछ रहा है किसमें से किसमें ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? किसके? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी होती है? B = R, ठीक है, 1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो R को आप, ये कांस्टेंट है, रीड बर्न गुणांक, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल = 1n1 का स्क्वायर, यहाँ पे ni लिखिए इनिशियल माइनस 1nf फाइनल का स्क्वायर। तब ये देखिए जब भी कोई भी चीज़ बटे में है और आप स्क्वायर करेंगे तो और भी बटे में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस तो ऊपर होगा, स्क्वायर करेंगे तो और बटे में बड़ा ही हो जाएगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई और बच्चे रहते तो क्या करते हैं वहाँ पे 1 2 रख के आप चारों को सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं, हमको पता है कि अपॉन में अगर बड़ा नंबर आएगा तो जो ऊर्जा स्तर क्या आएगी? अधिक कम आएगी। बड़ा नंबर आएगा तो ऊर्जा स्तर कम आएगी और छोटा नंबर आएगा तो अधिक आएगी। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है? छोटे नंबर है, और 4 2 3 3 4 4 5 सारे इससे बड़े नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 हम लेंगे तो उसके हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर क्या होगा? अधिक होगा।
अब देखिए यहाँ पे हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुकता का क्रम, जैसे तो हम लोग जानते हैं कि अब इसमें बंधुकता का क्रम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो आवरण प्रभाव आता है, लेकिन आवरण प्रभाव आता है मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता क्रम कम होते जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इसका एक अपवाद है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुकता फ्लोरीन से अधिक होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे तो हम लोग टिक मार देते फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अधिकतर बच्चे यही मार के आते हैं। लेकिन जिसको ये पता है कि इसमें क्लोरीन अपवाद होता है, क्लोरीन का बंधुकता क्या होता है, फ्लोरीन से अधिक होता है, इसी कारण क्या होता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन प्लस आयोडीन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हमेशा आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन प्लस आयोडीन। ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वय यौगिक है। तो देखिए समन्वय यौगिक क्या करते हैं, समन्वय यौगिक न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उसके लिए हम क्या जानना पड़ता है कि उसमें कोई एक लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं NH3 क्या है, NH3 एक दंतुर लिगेंड है, तो हम डायरेक्ट मार देंगे इसी को CuSO4। NH3 क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आज हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। डेली 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, कभी फिजिक्स के कभी मैथ्स के। आपको डेली से प्रैक्टिस करते जाना है हमारे साथ। चलिए और अपने भी और भी दोस्तों को जोड़ते जाना है। अब देखिए H परमाणु के द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आयनन विभव क्या होती है। तो ये आयनन द्वितीय क्या बोला है, द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आयनन विभव। अब इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव के लिए क्या चाहिए, अब द्वितीय कक्ष बोल दिया तो फिर से आप वहीं पे चले जाइए। कहाँ पे चले जाएंगे, जो फॉर्मूला हमने बताया था ऊर्जा वाला, ठीक है, ऊर्जा वाला जो हमने आपको बताया था, जैसे ये वाला आपको बताया था ना। देखिए फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि RH, ये रीड वर्णनीयतांक 1/r²1। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ये 4 हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये RH, तो यहाँ पे 1 डाल दिए तो 1 का स्क्वायर 1 - 1/4। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 4 लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 1 इसको हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसको हम लोग वहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो उसको जब हम वहाँ से लाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, हाँ 2, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2 जा 4, 2 - 1, तो ये हो जाएगा RH/4, ठीक है। तो आप लोग हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा RH/4। अगर देखिए आपको समझ में भी नहीं आया तो आप इसको याद करते जाएंगे कि सारे क्वेश्चन डिट्टो टू डिट्टो ऐसे ही बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं Na2CO CO2 SiO2 तथा P4O10 ऑक्साइड की बढ़ती हुई अम्लीयता का क्रम है। अब ऑक्साइड की बढ़ती हुई अम्लीयता का क्रम आप कैसे पहचानेंगे। पहले तो हमें यह पता है कि अधातु क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, अधातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और धातु क्षारीय बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये चेक करेंगे कि सोडियम तो धातु है, जब सोडियम धातु है तो सोडियम कहाँ पे आ जाएगा, सबसे कम सोडियम की अम्लीयता होगी कि नहीं होगी। उसके बाद से देखिए कार्बन की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, उसके बाद किसकी होगी, फॉस्फोरस O10 की होगी, उसके बाद किसकी होगी, SiO2 की होगी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे जैसे इनके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ते जाएंगे, धातु के आवेश बढ़ते जाएंगे, क्षारीयता बढ़ती जाती है अर्थात अम्लीयता घटती जाती है। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। ये तो सिंपल है, 2p ऑर्बिटल में बोला इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि √mh 2π/mh, ठीक है। तो यहाँ पे 2h हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2p बोला है ना, 2p ऑर्बिटल बोला है, तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल बोला है तो क्या हो जाएगा √2h। इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्या हो जाएगा √2h। 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, तो √2h। चलिए, किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु 100 वर्ष है, कितने वर्षों में उसकी मात्रा प्रारंभिक मात्रा की 1/8 भाग रह जाती है। अब देखिए यहाँ से हम पहले n निकाल लेंगे। कैसे n निकालेंगे, तो ये निकालना आपको आना चाहिए। देखिए किसी भी पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इक्वल टू किसी भी पदार्थ की मात्रा, ठीक है, हमें यहाँ से n निकालेंगे। क्या बोला है हमको, 1/8 भाग रह जाती है, कितने वर्षों में उसकी प्रारंभिक मात्रा 1/8 भाग रह जाती है। तो ये इसके पावर n, किसी पदार्थ की मात्रा जितनी रह जाती है उसके पावर n इक्वल टू जो हमें 1/8 दिया हुआ है,
ये क्या है, यही r है, 1/8 ही है। अब इससे हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/r के पावर n इक्वल टू 1/8 के पावर 1/2 के पावर 3। ठीक है, तो n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 3, n क्या है आपकी अर्ध आयु है, मतलब 3 अर्ध आयु इसको लगेंगे कितने, 1/8 भाग होने में। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, अर्ध आयु कितनी है, 300 साल है, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 300, अर्थात इसको 300 साल लग जाएंगे किसमें, 1/8 भाग रह जाने में पदार्थ की पूर्ण मात्रा के। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सबने किया, सब कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th में तब। देखिए Fe2+ तथा Fe, ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रो विभव दिया हुआ, मानक इलेक्ट्रो विभव दिया हुआ है इतना -44 तथा -0 वोल्ट। सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है FeNH2, ठीक है, Fe+ SN2+ गिव रेज टू ओ Fe2+ SN। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जान रहे हैं, यहाँ से हम पहले निकालेंगे क्या कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए Fe इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.44। और यहाँ पे किसका अपचयन किसका हो रहा है, SN2+ का, और SN2+ किस में अपचयित हो जा रहा है, SN में अपचयित हो जा रहा है, इसकी वैल्यू दी है -0.14। अब देखिए हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड, मतलब मानक विभव कैथोड पर और मानक विभव एनोड पर। तब देखिए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, तो ये -0.14 अपचयित ये हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है, ये अक्सकृत हो रहा है, तो -0.14। और देखिए -0.44। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऑप्टिकल में आएगा, आपको 100% आप पेपर देखे आइएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये माइनस है ना, माइनस में तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है 0.44, तो ये हमारा आ जाएगा +0.30, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लवण M2X3 की विलेयता x ग्राम मोल प्रति लीटर है। क्या बोल रहा है, लवण M2X3 की विलेयता x ग्राम मोल प्रति लीटर है, इस लवण की विलेयता गुणनफल क्या होगा। अब विलेयता गुणनफल हमसे पूछ दिया, अब बहुत बच्चे होंगे क्या होंगे, कंफ्यूज जाएंगे। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े होंगे तो उसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका ट्रिक देखिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये x है तो इसको जोड़ देंगे। देखिए कैसे होता है ये, इसको देखिए कैसे हम कर देंगे। लवण दिया हुआ है तो लवण का पहले नीचे वाला प्लस कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये x की पावर 5 आ जाएगा। बस इसको देखिए, अब x की पावर 5 का है, 2 जगह दिया हुआ है, तब 12 × 2 के पावर 3 × 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9, ये हमारा जाएगा 8/x के पावर 5। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए अब 65 हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, 4 अम्ल A, B, C तथा D के P के A, B के मान 25 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः इतना है, इनमें से कौन सा एक प्रबलतम अम्ल। देखिए अब हम लोग एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जिसका P के A, B का मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, अधिक मतलब उसका अम्लता कितनी होगी, उसकी अधिक होगी। तब इसमें हम देखेंगे, अब देखिए इसमें P के B का मान देखिए, A का मान सबसे कम है तो प्रबल अम्ल A हो गया, और बोलता अरेंज करने के लिए फिर हम P का मान देखें, B का कम है तो A के बाद B अम्लीय है प्रबल, फिर B के बाद कौन सा है तो C अम्लीय है, B के बाद D के बाद कौन, मतलब जिसका P के E, B का मान कम होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। मैं फिर से बोलता हूं, जिसका P के A, B का मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁸ m LaCl के pH का मान निकालिए, तो ये चीज़ तो मैंने बताऊंगा। इसका मोल दिया हुआ है, इसका pH का मान बोल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट 6 आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व किए थे। आज हम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, डेली 25 ही क्वेश्चन लग रहा है लाना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्राई करेंगे आज ऐसे नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए जिसमें 25 क्वेश्चन आपके और आ जाए। चलिए अच्छा देखिए, अभी के लिए हम अभी देखते हैं जो भी चल रहा है। अभिक्रिया देखिए आपको बोल रहा है, अब ये तो आपको देखिए लर्न करने पड़ेगा, CO2 + ½ O2 = गिव रेज टू CO2, ठीक है। तब Kp तथा Kc का मान क्या होगा, तो 1/√RT, 1/√RT, आपको हमेशा इसको याद रखना है, 1/√RT, 1/√RT। यह आया कैसे आप पूछेंगे अगर, तो यह हमारा कैसे, अगर आप वो वाला चैप्टर पढ़े होंगे, कौन सा सर चैप्टर पढ़े होंगे,
इसमें अगर आप अरे अणु संख्या गुणधर्म था ना, अणु संख्या उन्नयन गुणांक उन्नयन स्थिरांक, देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर उन्नयन मतलब ये क्वथनांक उन्नयन और दाब उन्नयन, ये वाला जो हम लोग पढ़े थे उसी में क्या है, इसका ये कांस्टेंट है KP/KC, तो उसी का अपॉन निकालना है, तो उसका अपॉन क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका वैन हाफ गुणांक वही होगा जो K3Cl का होगा। वैन हाफ गुणांक क्या होगा, जो जिसका होगा, तो देखिए एल्युमिनियम नाइट्राइड का वैन हाफ गुणांक इसके बराबर होगा। कैसे होगा, तो आप देखिए इसको मत देखिए, ये 3 देखिए, ये 3 यहाँ पर भी है, ये 3 यहाँ पे देखिए FeCN 6, इसके ऊपर हम पूरा देखते हैं तो ये 3 यहाँ पर भी है और ये 3 यहाँ पर भी है। एल्युमिनियम पर भी 3 आवेश हैं और 3 इस पर भी क्या हो जाएंगे, 3 आवेश हो जाएंगे। तो इसका वैन हाफ गुणांक यहाँ से आप देख रहे हैं CN है। इसके ऊपर भी देखते हैं आप क्या आएगा, इसके ऊपर आपका -1 आएगा, जिसके कारण ये देखिए सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो वैन हाफ गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई रासायनिक प्रक्रम सभी तापों पर, देखिए आपको कुछ समझ में आए चाहे ना आए, इसको आपको अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको अभी समझाने बैठ जाऊं फिजिक्स, तो साल भर का 12th का केमिस्ट्री, मैं अगर आपको केमिस्ट्री समझाने बैठ जाऊँ तो साल भर का केमिस्ट्री आप 1, 2, 5, 6 दिन में, 1 महीने में तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन को PDF बना लीजिए अपने पास, उसको देखते जाइए। आप कहेंगे तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, उसको डेली दिन में 4 बार देखिए, मतलब आपको एकदम रटा जाए, याद हो जाए। ठीक है ना, अब आप सॉल्व करने नहीं बैठ सकते और न ही आपको थ्योरी पूछेगा पेपर में, ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे देगा, आपको वहाँ पर अब दिमाग लगाना होगा। चलिए, कोई रासायनिक प्रक्रम सभी तापों पर स्वतः घटित होता है जब, अब देखिए कब स्वतः घटित होगा, जब देखिए डेल्टा H इज, सिंपल सी बात है, डेल्टा H क्या है, 0 से अधिक कम होगा, और जब ये स्वतः घटित होगा जब ये अधिक होगा। ठीक है ना, ये कब होगा, सभी तापों पर अपघटित होगा, ये तो आपको पहले से पता ही होगा। चलिए, K2SO4 का 0.0 मोलल विलयन 1 पर जम जाता है, जल के KF का मान इतना है, तो K2SO4 की वियोजन की मात्रा, ये क्वेश्चन आप अपने से कहेंगे 87.5 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे। अब मैं कराने उसको नहीं बैठ सकता। देखिए, किसी अम्ल के 4 विलयन ABCD के pH का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4, -3 इनमें से सबसे प्रबलतम है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको अगर किसी अम्ल के 4 विलयन का मान ABCD pH का मान क्रम से 1, 2, 3, 4 इनमें से प्रबलतम है। अब देखिए कि कोई बच्चे क्या करेंगे, अरे देखेंगे एक है, एक मार दिए, अरे फिर वहीं पे वही कॉमन सेंस लगाना है कि एक अधिक है कि -3, इसमें से कौन सा सबसे कम है, 1 की -3, और जितना pH मान कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, तो -3 सबसे कम है, तो प्रबलतम कौन है, प्रबलतम कौन हो जाएगा, -3 वाला, अर्थात D वाला। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि जो सबसे कम होगा जिसका pH का मान, वो प्रबल अम्ल होगा। निम्न में उष्मा रासायनिक समीकरण, ठीक है, उष्मा का रासायनिक समीकरण, तो इसका निकलता है 260.6 किलो जूल। इसमें से जो ऊर्जा निकलती है क्या हो जाएगी, 260.6 किलो जूल। ये आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हमेशा आपको याद रखना है अम्ल वर्षा के 2 घटक कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन होते हैं, जिसके कारण ताजमहल पीला हो गया था, ताजमहल पीला किसी कारण हो गया था, तो अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, एन हेक्सेन का क्वथनांक कितना है, इसका क्रांतिक ताप होगा एन हेक्स, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एन हेक्सेन का ताप इतना है, इसका क्रांतिक का होगा। बस आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसको आप कौन करेगा, इसके लिए बस आपको ये याद रखना है, इसको आप इससे डिवाइड दे दीजिए, जितना आएगा समझ लीजिए उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप हमेशा आता रहेगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 25 मिलीलीटर 0.2 मोलर HCl विलयन तथा 50 मिलीलीटर 0.25 मोलर NaOH मिलियन से प्राप्त विलयन का pH मान होगा।
ठीक है। KW यहाँ पर दिया, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो इसका के मान कितना आएगा, 13 आएगा। अगर देखिए आप चाहते हैं कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर के बताऊं तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाएंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, PDF देखते रहना है। आपको क्या करना है, आपको देखिए मैं जो फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसका PDF फोटो खींचते जाइए, स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका PDF लेते जाइए और उसको डेली रिवाइज करते जाइए। समझने से ज़्यादा इस समय याद करने पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ मैं समझा कर पढ़ाऊंगा, लेकिन इस समय आपके पास ऐसा है कि आपके पास 15 से 20 दिन का समय है, उसमें आप समझने नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको 1 साल की पढ़ने रहती तब भी चल जाती है। आपको 2 साल की चीज़ें पढ़नी है। अगर आप 2 साल की चीज़ें रिवाइज करने ही बैठ जाए तो अच्छे से रिवाइज करने में 4 साल लगेगा, 4 साल करना 4 महीने लगेगा। अगर 4 महीने आप रिवाइज कर दें फिर आप जो पहले महीने में रिवाइज किए तो वो हल्का सा रिवीजन भूल जाता है, तो आपको उसको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। तो कि इतना कम कोर्स नहीं कि मैं आपको लपाक से करवा दूँ। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको बहुत मेहनत करके छांट के ला रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी बच्चों तक ये सब क्वेश्चन पहुंचाइए, जिससे कि वो भी क्या करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।